धान खरीदी केंद्रों का कलेक्टर ने किया निरीक्षण। खरीदी केंद्र को लेकर समिति एवं अधिकारियों को दिया आवश्यक निर्देश। उपार्जन केंद्रों में रहेगी विशेष निगरानी। अवैध रूप से ले जाने वाले अनाज को रोकने के लिए बनाए गए चेक पोस्ट एवं उड़न दस्ता टीम। रीवा जिले के विभिन्न केंद्रों में 19 जनवरी 2024 तक समर्थन मूल्य उपार्जन का कार्य किया जा रहा है। जिले भर में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन 1 दिसंबर से आरंभ हो गई है। सहकारी समितियों द्वारा गोदाम स्तर पर बनाए गए खरीदी केंद्रों में पंजीकृत किसानों से स्थान का उपार्जन किया जाना है, जिसे लेकर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कुछ तहसील में तो खरीदी केंद्रों का निरीक्षण भी किया है। किसानों को धान उपार्जन में किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो, इसके लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। खरीफ खरीदी केंद्रों में हमेशा वारदाना एवं तौल को लेकर आने वाली शिकायतों पर नकेल लगाने के लिए तौल कांटे का नाप तौल विभाग से सत्यापन कराया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए अपर कलेक्टर शरण सिंह ने बताया कि खरीदी केंद्र में उपार्जित धान को सुरक्षित भंडारण तथा पानी से बचाव की व्यवस्था की गई है। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कहा कि किसानों को उपार्जित धान का समय पर भुगतान कराया जाए। यहाँ एक बात ये भी स्पष्ट की गई है कि केवल पंजीकृत किसानों से ही अच्छी गुणवत्ता की धान की खरीदी करें। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं सीमावर्ती राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे धान उपार्जन केंद्रों में अवैध रूप से विक्रय के लिए आने वाली धान को रोकने का भी पुख्ता इंतजाम किया गया है। इसके लिए अस्थायी रूप से चेक पोस्ट स्थापित की गई है। उपार्जन को लेकर क्या व्यवस्था की गई है? चेक पोस्ट भी कुछ बनाए गए? देखिए, धान उपार्जन रीवा जिला क्योंकि धान का एक बड़ा केंद्र है और व्यापक स्तर पर यहाँ पे कार्रवाई इसकी होती है। हम लोगों ने करीब 80 से 85 समितियाँ जो कि पिछले सालों में धान उपार्जन का कार्य करती रही हैं, उनको बनाया है। समूह के संबंध में अभी शासन से निर्देश नहीं आया है। जैसे ये निर्देश आता है तो समूहों को भी इसमें हम लोग शामिल करेंगे और समूह को कुछ केंद्र जो बचे हुए हैं जहाँ पे समितियाँ ब्लैक लिस्टेड हैं या कुछ समितियों में इस तरह की स्थिति है, उनको नहीं बनाया गया है, तो वहाँ पे समूहों के पात्रानुसार जिला पंचायत से सूची आएगी और उसको बनाया जाएगा। समूह इसके अलावा जो केंद्र बनाए गए हैं वहाँ पे ये निश्चित है कि किसी तरह की अवैधानिक तरह के कोई क्रम के बिना लोगों को अंदर एंट्री ना दी जाए, लोगों का नंबर अपने हिसाब से आए। किसानों को मैसेज जाता है आजकल ये सुविधा है कि वो अपने मनपसंद खरीदी केंद्र पे जाकर अपना धान का विक्रय कर सकता है। इसके अलावा जो भर्ती है उसमें 600 ग्राम का अतिरिक्त यदि कोई लेता है तो वो एक अवैधानिक गतिविधि है। केवल 600 ग्राम के लिए हम लोगों ने निर्देश सभी को प्रसारित किए हैं। वहाँ पे पीने का पानी होना चाहिए, शेड होना चाहिए, किसानों के बैठने की व्यवस्था होना चाहिए। यदि कुछ उनको लगता है जो सामान्य तौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में गुड़ और पानी का वो रहता है, इन सब तरह के हम लोगों ने निर्देश दिए हैं। और किसानों को अपनी उपज लेके आके उतारने तक की जिम्मेदारी किसानों की है। उतरने के बाद उसको जो लेबर काम करता है वो भुगतान किया जाना होता है। उतारने तक का कोई चार्ज उसमें नहीं लगेगा। ये सारी व्यवस्थाएं की गई। कल कलेक्टर मैडम ने खुद भी कई जगहों पर निरीक्षण किया है। लगातार हमारी टीमें निरीक्षण कर रही हैं। नोडल अधिकारी सभी जगहों पर नियुक्त हैं और आप सभी लोगों के सहयोग से एक बेहतर ढंग से धान खरीदी कराने का प्रयास हम लोगों का है। तुलाई के नाम पे जो लिया जाता है क्या हो गया? तुलाई के नाम पे मैंने जैसा आपको बताया कि तुलाई में यदि आप अपने घर से लेके और धान खरीदी केंद्र तक जाते हैं तो धान खरीदी केंद्र के तौल कांटे के पास उतारने तक की जिम्मेदारी किसान की है। तौल कांटे पे रखने के बाद का जो चार्ज होता है वो किसान को देना होता है। लेकिन यदि आपके पास अपने लोग हैं, आप अपने लोगों से करा सकते हैं, तो वो शुल्क भी आपको नहीं देना। बारिश की संभावना है, उससे बचने के लिए क्या प्रयास रहेंगे? क्योंकि तिरपाल और इसके माध्यम से हम लोगों ने प्रयास किया है और हम लोगों ने ये कोशिश की है कि जो भी धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं ये सारे के सारे धान खरीदी केंद्र उसमें बने हैं एक वेयर हाउसेस के साथ में, तो ऐसी कोई दिक्कत